नौगोश शामली को उठाए तेजी से महल की राहदारी में भागता चला जा रहा था। उसकी रफ्तार लम्हा ब लम्हा तेज होती जा रही थी। फिर वह महल के बड़े दरवाजे से बाहर निकल आया। अब वह एक वसी और इस मैदान में भाग रहा था। इस मैदान में जगह जगह आग के अलाव भड़क रहे थे। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? शामली ने नौगोश से मुखातिब होकर पूछा। अब उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश तर्क कर दी थी। आग के कुएं में फेंकने, नौगोश ने बदस्तूर भागते हुए कहा। यह कुआं कहाँ है? शामली ने दूसरा सवाल किया। आग का कुआं आग नगरी की शुमाली सरहद पर वाक़ है, नौगोश ने जवाब दिया, मगर उसकी रफ्तार में कोई कमी ना आई। सुनो नौगोश, मुझे शदीद प्यास लगी है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझे कहीं से पानी पिला दो? शामली ने बड़े नरम और मीठे लहजे में कहा। नहीं, तुमने नौगोश को जानवर बना दिया था, इसलिए नौगोश अब तुम्हारा कोई काम नहीं कर सकता। नौगोश ने तल्ख और सख्त लहजे में जवाब दिया। वो तो मैंने बादशाह से लड़ाई लड़ते हुए गुस्से में ऐसा किया था। अब मुझको क्या मालूम था कि तुम इतने बहादुर, खूबसूरत और ताकतवर हो कि वो बादशाह भी तुम्हारे सामने भंगी मालूम होता है। शामली ने दूसरे अंदाज में उसे राजी करने के लिए कहा। ओहो, तुम मेरी तारीफ कर रही हो। मैं हूं ही तारीफ के काबिल, मगर तुम हमारे बादशाह की तौहीन नहीं कर सकती। कुछ भी हो, आखिर वो हमारा बादशाह है। इस बार नौगोश के लहजे में कदरे नरमी थी। तुम उसे अपना बादशाह कहते रहो, मगर मैं तो उसे भंगी ही कहूंगी। बादशाह तो तुम्हें होना चाहिए था, शामली ने दिल ही दिल में हंसते हुए कहा। होना तो चाहिए, तुम सच कहती हो, मगर हम तो बादशाह के गुलाम हैं। आग देवता ने उसे बादशाह बनाया है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। हम मजबूर हैं, नौगोश ने जवाब दिया और इसके साथ ही उसने अपना रुख मोड़ दिया। चंद लम्हों बाद ही वो एक चश्मे के किनारे पहुंच गया। चश्मे के किनारे पहुंचकर नौगोश ने शामली को किनारे पर छोड़ दिया। लो, जी भर कर पानी पी लो, तुम भी क्या याद करोगी, मगर भागने की कोशिश न करना। तुम नौगोश से भागकर कहीं नहीं जा सकती, नौगोश ने कहा। मुझे मालूम है नौगोश, इसलिए तुम बेफिक्र रहो, शामली ने कहा और फिर इत्मीनान से वो चश्मे के किनारे पर बैठ गई। नौगोश भी उसके करीब ही बैठ गया। शामली ने मुंह हाथ धोया और फिर पानी पीने लगी। आओ चलें। जैसे ही शामली ने पानी पीकर सर उठाया, नौगोश ने कहा, अरे ऐसी भी क्या जल्दी है, चले जाएंगे, मैं बहुत थक गई हूँ। जरा देर यहाँ आराम कर लें। तुम मुझे अपने मुतल्लिक बताओ कि आखिर तुम्हारे जैसा खूबसूरत, बहादुर और ताकतवर आदमी उस भंगी का गुलाम कैसे बन गया? सच पूछो तो मुझे यकीन नहीं आ रहा, शामली ने हथेली की पुश्त से मुंह साफ करते हुए कहा। लड़की, मैं तुम्हें, नौगोश ने जवाब देना चाहा। मेरा नाम शामली है। शामली ने उसकी बात को दरमियान से काटते हुए कहा। अच्छा शामली, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि आग देवता ने उसे बादशाह बना दिया है और हमें गुलाम, इसलिए मजबूरी है, नौगोश ने जवाब दिया। क्या यहाँ आग देवता की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता? शामली ने पूछा। नहीं, यह आग नगरी है, इसे आग देवता ने बनाया है, इसलिए यहाँ आग देवता के हुक्म के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता, नौगोश ने जवाब दिया। क्या तुम मुझे इस आग नगरी के मुतल्लिक तफसील नहीं बता सकते? मेरा तो बार बार जी चाह रहा है कि तुम्हें आग नगरी के बादशाह के रूप में देखूं। यकीन करो, अगर तुम किसी तरह बादशाह बन जाओ तो मैं तुम्हारी मलका बनने के लिए तैयार हूँ, शामली ने बड़े मीठे अंदाज में कहा। हाँ, मेरा खुद यही जी चाहता है कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की को अपनी बीवी बनाओ, मगर क्या करूँ, मजबूरी है। पहले बादशाह तुमसे शादी करेगा, फिर वो 1 माह बाद तुम्हें मेरे हवाले करेगा, नौगोश ने ठंडा सांस लेते हुए कहा। तुमने आग नगरी की तफसील नहीं बताई, शामली ने मौजू बदलते हुए कहा। आग नगरी एक बहुत बड़ा शहर है, यहाँ हर तरफ आग ही आग है। यहाँ बादशाह रहता है, उसके बाद उसके हम जैसे गुलाम रहते हैं जिन्हें नौगोश कहा जाता है, और हमारे बाद यहाँ हजारों छोटे गुलाम रहते हैं जिन्हें सिर्फ गुलाम कहा जाता है। उनमें मर्द भी हैं और औरतें भी, मगर ये गुलाम औरतें बहुत बदसूरत होती हैं, नौगोश ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि बादशाह के बाद नौगूशों का रुतबा है, शामली ने कहा। हाँ, बादशाह के बाद हमारा रुतबा है। मेरे अलावा 8 नौगूश और हैं, वो भी हमारी ही तरह बहादुर और ताकतवर हैं। मैं उनका सरदार हूँ, इसलिए नौगोश कहलाता हूँ। हम बादशाह के महल में रहते हैं और मेरा काम बादशाह की खिदमत बजा लाना है, नौगूश ने तफसील बताते हुए कहा। अगर बादशाह मर जाए तो फिर क्या होगा? शामली ने कुछ सोचते हुए पूछा। बादशाह नहीं मर सकता, जब तक कि आग नगरी कायम है बादशाह भी जिंदा रहेगा, नौगूश ने जवाब दिया। और जब तक बादशाह रहेगा तुम उसके गुलाम रहोगे, शामली ने अफसोस भरे लहजे में कहा। हाँ, मजबूरी है, नौगूश ने जवाब देते हुए कहा। देखो नौगूश, तुम 8 नौगूशों के सरदार हो, मुझे यकीन है कि बाकी 8 गूश भी तुम्हारी तरह बहादुर और ताकतवर होंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम सब मिलकर बगावत कर दो और बादशाह को तख्त से नीचे उतार कर खुद तख्त पर बैठ जाओ? भला वो भंगी सा बादशाह तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा? शामली ने तजवीज़ पेश करते हुए कहा। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं शामली कि आग देवता ने उसे बादशाह बनाया है और आग नगरी में आग देवता की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। आग देवता हमें 1 लम्हे में भस्म करके रख देगा, नगूश ने मायूसाना लहजे में जवाब दिया।
आखिर ये आग देवता क्या चीज है और कहाँ रहता है? शामली ने झिल्लाकर पूछा। आग देवता आग का देवता है और आग मंदिर में रहता है और आग मंदिर आग नगरी के जनूबी हिस्से में वाक़ है। नगूश ने उसे समझाते हुए कहा। क्या तुमने कभी आग देवता को देखा है? शामली ने बड़ी इश्तियाक आमेज लहजे में पूछा। हाँ, कई बार। वो बज़ाहिर एक बहुत बूढ़ा सा आदमी है जिसकी दाढ़ी जमीन से लगी हुई है, मगर उसका चेहरा जवानों जैसा है और आंखों से शोले निकलते हैं। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि आग के कुएं से भी एक रास्ता आग मंदिर में जाता है। आग के कुएं में बेशुमार लड़कियां कैद हैं। उनमें से आग देवता जिन्हें चाहता है अपनी कनीजें बना लेता है और जब चाहता है उन्हें मार डालता है, नगूश ने बताया। ओह, इसका मतलब है कि अगर आग देवता मुझे अपनी कनीज बना ले तो फिर बादशाह मुझसे शादी ना कर सकेगा? शामली ने चौंक कर पूछा। हाँ, फिर तुम आग मंदिर से कभी बाहर ना आ सकोगी, नगूश ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। ऐसा नहीं हो सकता नगूश कि तुम मुझे आग के कुएं में ना फेंको और किसी तरह आग नगरी में छुपा दो और मैं कोशिश करके तुम्हारे बादशाह को तख्त से हटाकर उसकी जगह तुम्हें बादशाह बना दूं। शामली ने उम्मीद भरे लहजे में पूछा। नहीं, ऐसा नामुमकिन है, क्योंकि आग देवता को लम्हे लम्हे की खबर रहती है और कोई बात कोई जगह उससे छुपी हुई नहीं है, नगूश ने जवाब दिया। अच्छा, फिर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आग देवता से मिलकर उसे इस बात पर राजी कर लूं कि वो इस बादशाह को हटाकर तुम्हें बादशाह बना दे? शामली ने कहा। हाँ, अगर आग देवता राजी हो जाए तो फिर सब कुछ हो सकता है, नगूश ने सर हिलाते हुए कहा। तो फिर ऐसा करो कि मुझे आग के कुएं में फेंकने की बजाय आग मंदिर में पहुंचा दो, शामली ने कहा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं बादशाह का हुक्म ना मानूंगा तो बादशाह मुझे सजा देगा, नगूश ने जवाब दिया। बादशाह को क्या पता चलेगा? शामली ने कहा। नहीं, बादशाह को सब पता होता है, नगूश ने जवाब दिया। फिर इससे पहले कि शामली कुछ कहती, बादशाह की गरजदार आवाज फिजा में गूंजती हुई सुनाई दी। नगूश, ये क्या हो रहा है? मैंने तुम्हें क्या हुक्म दिया था? क्या तुम आग के कोड़ों की सजा भुगतना चाहते हो? नहीं बादशाह सलामत, मैं सिर्फ इसे पानी पिला रहा था। मैं जा रहा हूँ आपके हुक्म की तामील करने, नगूश ने उछलकर खड़े होते हुए कहा और फिर उसने झपट कर शामली को उठाया और बिजली किसी तेजी से भाग पड़ा। अरे अरे, आराम से पकड़ो मुझे, मेरा दम घुट जाएगा, शामली ने उसके हाथों की सख्त गिरफ्त में मचलते हुए कहा। नहीं, बादशाह आग के गोले में सब कुछ देख रहा है, अब मजबूरी है, नगूश ने सरगोशी करते हुए जवाब दिया। उसके चेहरे पर खौफ के आसार नुमाया थे और फिर थोड़ी ही दूर भागकर वो एक बहुत बड़े कुएं के किनारे पर जाकर रुक गया। कुएं के अंदर खौफनाक आग जल रही थी। ये आग का कुआं है, नगूश ने कहा। अरे, इसमें तो खौफनाक आग जल रही है, शामली ने खौफजदा होते हुए कहा। हाँ, ये ऐसा ही है। अच्छा, अब तुम जाओ, नगूश ने कहा और फिर उसने शामली को उस खौफनाक आग में उछाल दिया और शामली सर के बल उस खौफनाक आग से भरे हुए कुएं में गिरती चली गई। उसके हलक से बेख्तियार चीखें निकलने लगीं। अगन बादशाह शामली को नगूश के हवाले करके वापस अपने कमरे खास की तरफ बढ़ता चला गया। ये कमरा उसने आग देवता की इबादत के लिए मखसूस किया हुआ था। उसने कमरे के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद किया और फिर एक दीवार की जड़ पर जोर से पैर मारा तो दीवार दरमियान से हटती चली गई। अब वहाँ एक दरवाज़ा नजर आ रहा था। अगन बादशाह ने दरवाज़ा खोला और कदम बढ़ाकर उसे पार कर गया। ये एक छोटा सा कमरा था जिसमें से सीढ़ियाँ नीचे उतर रही थीं। अगन बादशाह तेजी से सीढ़ियाँ उतरता चला गया। सीढ़ियों के खात्मे पर एक सुरंगनुमा राहदारी दूर तक चली गई थी। अगन बादशाह तेजी से राहदारी में चलता गया। तकरीबन 15 मिनट तक मुसलसल चलने के बाद वो एक बार फिर ऊपर जाती सीढ़ियों तक पहुंच गया। सीढ़ियों के खात्मे पर एक दरवाज़ा नजर आ रहा था। अगन बादशाह सीढ़ियां चढ़कर दरवाजे तक पहुंचा और फिर उसने मखसूस अंदाज में 3 बार दरवाजे पर दस्तक दी। तीसरी दस्तक खत्म होते ही दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता चला गया। दरवाज़ा पार करके अगन बादशाह एक बड़े से कमरे में पहुंच गया। उस कमरे के दरमियान में आग का एक बहुत बड़ा अलाव जल रहा था, जिसके ऐन दरमियान में लोहे का एक बुत मौजूद था। आग की शदीद तपिश की वजह से बुत भी आग की तरह सुर्ख हो रहा था। उस बुत के मुंह, आंखों, कानों और नाक के नथनों से आग की धारें मुसलसल बाहर निकल रही थीं। यह आग देवता का मुजस्मा था। अलाव के सामने एक सेहतमंद जिस्म वाला बूढ़ा बैठा हुआ था। उस बूढ़े की सफ़ेद दाढ़ी जमीन तक लटक रही थी और सिर्फ उस सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद मूंछों और सफ़ेद भौंवों की वजह से वो बूढ़ा मालूम होता था, वरना उसका जिस्म नौजवानों की तरह सुर्ख और सफ़ेद, सेहतमंद और सडोल था। वो सर झुकाए अलाव के सामने आंखें बंद किए हुए था। ये आग देवता का खास पुजारी आतिश था, जिसे आग नगरी के आम लोग और गोश आग देवता समझते थे। जैसे ही अगन बादशाह दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, आतिश पुजारी ने चौंक कर आंखें खोल दी और मुड़कर अगन बादशाह को देखने लगा। अगन बादशाह को यूं अचानक वहां देखकर वो चंद लम्हे तो हैरत से बुत बना बैठा रहा, फिर तेजी से उठा और बादशाह के सामने अदब के साथ झुक गया। आतिश पुजारी, तुम क्या कर रहे हो? अगन बादशाह ने रोबदार लहजे में पुजारी से मुखातिब होकर कहा। हजूर, मैं आग देवता की पूजा में मसरूफ था, आतिश पुजारी ने सर उठाते हुए मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। अच्छा, जाओ, जाकर फौरन गोला आतिश लेकर आओ, मेरी तबीयत बेहद बेचैन है।
अगन बादशाह ने कमरे के कोने में पड़ी हुई बड़ी सी कुर्सी पर बैठते हुए शाहाना लहजे में कहा, अभी लाया हुजूर, मगर क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि आपकी तबीयत क्यों बेचैन है? आतिश पुजारी ने हैरत भरे लहजे में पूछा। आतिश पुजारी, जब से मैं इस उड़ती हुई लड़की को आग नगरी में ले आया हूँ मेरी तबीयत बेचैन है। पहले तो इस लड़की ने मुझे अपने जादू की रस्सियों से बांध दिया, वो तो शुक्र है कि नगूश उसे उठाकर इंतहाई तेज रफ्तारी से कमरे से बाहर ले गया। अगर उसे चंद लम्हों की और मोहलत मिल जाती तो शायद वो नगूश को भी रस्सियों से बांध लेती। उसने नगूश को जादू के जोर से जानवर बना दिया, मगर चूंकि वो कमरे से बाहर जा चुकी थी इसलिए मेरी रस्सियां कट गईं और उसी लम्हे मैंने आग देवता को दुहाई दी और इस तरह आग देवता ने उस लड़की के जादू को बेअसर कर दिया और नगूश दोबारा असल हालत में आ गया और मेरे हुक्म पर वो उसे आग के कुएं में कैद करने के लिए ले गया है। तो आपने आग देवता की मेहरबानी से उस जादूगर लड़की पर काबू तो पा ही लिया है, फिर ये बेचैनी क्यों है? आतिश पुजारी ने पूछा। मुझे नहीं मालूम कि ये बेचैनी क्यों है। बहरहाल तुम आतिश गोला लेकर आओ ताकि मैं उससे अपनी बेचैनी का हाल पूछूं। अगन बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, बेहतर हुजूर, मैं अभी लेकर आया। आतिश पुजारी ने कहा और फिर वो तेज तेज कदम उठाता एक दरवाजे से बाहर निकलता चला गया। अगन बादशाह पुजारी के जाने के बाद कुर्सी से उठा और आग देवता के बुत के सामने जाकर बड़े मौतबाना अंदाज में बैठ गया और आंखें बंद करके आग देवता की तारीफ में मखसूस फिक्रे बोलने शुरू कर दिए। आतिश गोला हाजिर है हुजूर। आतिश पुजारी की आवाज़ सुनाई दी तो अगन बादशाह ने आंखें खोल दी। आतिश पुजारी हाथ में एक काफ़ी बड़ा गोला उठाए अगन बादशाह के सामने खड़ा था। गोले में से आग की लपटें बाहर निकल रही थीं। अगन बादशाह ने आतिश गोला पुजारी के हाथों से लिया और उसे अपने सामने रखकर मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर उस पर फूंका। उसकी नज़रें आतिश गोला पर जमी हुई थीं। अगन बादशाह के फूंक मारते ही गोले से निकलने वाली आग की लपटें गायब हो गईं और अब उसमें से आग नगरी के मनाजिर नजर आने लगे। आतिश गोले, मेरी तबीयत बेहद बेचैन है, मुझे इस बेचैनी की वजह बताओ। अगन बादशाह ने संजीदा लहजे में कहा। अगन बादशाह, तुम्हारी बेचैनी की दो वजूहात हैं। एक तो ये कि वो लड़की शामली गूशों के सरदार नगूश को तुम्हारे खिलाफ बगावत पर उभार रही है और अगर उसे कुछ वक्त और मिल गया तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी, और अगर गूशों ने तुम्हारे खिलाफ वाकई बगावत कर दी तो तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। गोले से आवाज़ सुनाई दी। मगर गूश तो मेरे गुलाम हैं, वो मेरे खिलाफ कैसे बगावत कर सकती हैं? आग देवता ने उनकी फितरत ही गुलामाना बनाई है। अगन बादशाह ने हैरत भरे अंदाज में जवाब देते हुए कहा, अगन बादशाह, तुम्हें मालूम नहीं कि आग देवता ने गूशों को बेपनाह सलाहियतें दे रखी हैं। अगर वो चाहें तो आग नगरी में फसाद डाल सकती हैं। बहरहाल तुम फौरन नगूश को हुक्म दो कि उस लड़की को आग के कुएं में फेंक दे, ज्यादा देर नुकसानदेह हो सकती है। गोले में से आवाज आई और इसके साथ ही गोले पर एक मंजर उभर आया जिसमें एक चश्मे के किनारे पर शामली और नगूश बैठे हुए साफ दिखाई दे रहे थे। वो दोनों बड़े इत्मीनान से बैठे बातों में मसरूफ थे। नगूश, ये क्या हो रहा है? मैंने तुम्हें क्या हुक्म दिया था? क्या तुम आग के कोड़ों की सजा खाना चाहती हो? अगन बादशाह ने उन्हें यूं इत्मीनान से बैठे देखकर गुस्से से चीखते हुए कहा, नहीं बादशाह सलामत, मैं तो सिर्फ इसे पानी पिला रहा था। मैं जा रहा हूं आपके हुक्म की तामील करने। नगूश ने उछलकर खड़े होते हुए कहा और फिर उसने झपट कर शामली को उठाया और बिजली की सी तेज रफ्तारी से दौड़ पड़ा। गोले पर मंजर नगूश के दौड़ने के साथ साथ ही बदलता चला जा रहा था और फिर थोड़ी देर बाद वो शामली को उठाई आग के एक बहुत बड़े कुएं के किनारे पर पहुंच गया और दूसरे लम्हे उसने हाथों में जकड़ी हुई शामली को आग के कुएं में उछाल दिया और इसके साथ ही बादशाह के हलक से बेख्तियार एक कहकहा निकल गया। वाकई मेरी आधी बेचैनी दूर हो गई है। अगन बादशाह ने कहकहे लगाते हुए कहा, बादशाह सलामत, आपकी बेचैनी बजा थी। ये लड़की बहुत चालाक है, इसने नगूश को भी चक्कर दे दिया था। आतिश पुजारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चालाक होने के साथ साथ कमबख्त बेहद खूबसूरत है। मेरा तो जी चाहता है कि आज ही से अपनी दुल्हन बना लूं, मगर अभी पहली बीवी को महीना गुजरने में अभी 5 दिन बाकी हैं, इसलिए मजबूर हूं। अगन बादशाह ने जवाब दिया। अगन बादशाह, तुमने बेचैनी की दूसरी वजह नहीं पूछी। अचानक गोले में से आवाज आई और बादशाह चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। अरे हाँ, अभी मेरी बेचैनी पूरी तरह दूर नहीं हुई, मुझे दूसरी वजह भी बताओ। बादशाह ने गोले की तरफ देखते हुए कहा। बादशाह सलामत, इस लड़की का साथी छंछंगलू इंतहाई पुरस्कार सलाहियतों का मालिक है। वो साथ ही साथ बहुत बड़ा जादूगर भी है। उसे यह सलाहियतें बंदर बाबा ने दे रखी हैं। उसने अब तक बेशुमार जालिमों को अपनी सलाहियतों से इंजाम तक पहुंचा दिया है। अब वो तुम्हारे खात्मे के लिए आग नगरी की तरफ आ रहा है। गोले में से आवाज आई। मेरे खात्मे के लिए? अगन बादशाह ने हैरत भरे लहजे में कहा, हाँ, तुम्हारे खात्मे के लिए। वो अपने साथी पंगलू बंदर समेत तेजी से आग नगरी की तरफ उड़ा चला रहा है। ये ठीक है कि उसकी पुरस्कार सलाहियतें और जादू आग नगरी में दाखिल होने के बाद उसके काम नहीं आएंगी, मगर वो बेहद ज़हीन भी है। वो अपनी जहानत से तुम्हारे लिए बेपनाह मुश्किलात पैदा कर सकता है। गोले ने जवाब दिया। ओह, मुझसे ज़्यादा ज़हीन इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। उसे एक बार आग नगरी में आने दो,
फिर मैं उससे निपट लूंगा, बादशाह ने बड़े मगरूराना अंदाज में जवाब दिया। ठीक है बादशाह सलामत, मगर आपका होशियार रहना बेहद जरूरी है, गोले ने जवाब दिया। बेफिक्र रहो, मैं पूरी तरह होशियार हूँ। मुझे खतरा सिर्फ उस लड़की से था जो दूर हो गया है, अब मुझे किसी की परवाह नहीं, बादशाह ने कहा और फिर उसने कुछ पढ़कर गोले पर फूंक दिया। इसके साथ ही गोले में से आग की लपटें दोबारा निकलने लगीं। मैं जा रहा हूँ आतिश पुजारी, तुम इस गोले को ले जाओ, अगन बादशाह ने खड़े होते हुए कहा और फिर वो तेजी से मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। जैसे ही छंछंगलू के कदम जमीन पर लगे उसने आंखें खोल दी। पंगलू भी आंखें खोल चुका था। उनके सामने एक बहुत बड़ी वादी थी जिसमें जगह जगह आग के अलाव जल रहे थे। दरमियान में एक बहुत बड़ा महल बना हुआ था और दूर छोटे छोटे मकानों का एक बहुत बड़ा शहर सा आबाद था। वो दोनों एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर खड़े हुए थे, इसलिए पूरी वादी उन्हें साफ नजर आ रही थी। वादी के जनूब में एक बहुत बड़ा मंदिर भी दिखाई दे रहा था। ये तो बहुत बड़ी वादी है, छंछंगलू ने कहा। हाँ, और देखो वो शाही महल है जहाँ वो पुरस्कार बादशाह रहता है। हाँ, और यकीनन शामली भी वहीं होगी। बहरहाल पंगलू, अब तुम्हारे जिम्मा एक काम है, छंछंगलू ने पंगलू बंदर से मुखातिब होकर कहा। कौन सा काम? पंगलू ने चौंक कर पूछा। तुमने वादी में घुसकर वो खोपड़ी तलाश करनी है जिसमें आग नगरी का राज बंद है, छंछंगलू ने कहा। ठीक है, तुम ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे जरूर तलाश कर लूंगा, पंगलू ने खुशी से उछलते हुए जवाब दिया। बहुत होशियारी की जरूरत है, उस खोपड़ी की सख्त हिफाजत की जाती होगी, ऐसा न हो कि खोपड़ी तो मिलती रहे, मैं तुमसे भी हाथ धो बैठूं, छंछंगलू ने उसे समझाते हुए कहा। तुम बेफिक्र हो छंछंगलू, मैं उस खोपड़ी को जरूर हासिल कर लूंगा, पंगलू ने बड़े एतमाद भरे लहजे में कहा। तो फिर ठीक है, तुम अकेले ही वादी में दाखिल हो जाओ, मैं बाद में आऊंगा, वादी वालों को इस बात का पता न चले कि हम दोनों इकट्ठे हैं, छंछंगलू ने कहा और पंगलू सर हिलाता हुआ तेजी से पहाड़ी से नीचे उतरता चला गया। जब वादी में दाखिल होकर पंगलू उसकी नजरों से गायब हो गया तो छंछंगलू नीचे उतरा और पहाड़ी के दामन में पहुंचकर वो भी वादी में दाखिल हो गया। वादी में कदम रखते ही छंछंगलू को एक फरेरी सी आई और उसे महसूस हुआ कि उसकी तमाम सलाहियतें खत्म हो गई हैं और उसे जादू का एक भी मंत्र याद ना रहा, मगर वो बड़े इत्मीनान से आगे बढ़ता चला गया। अभी वो थोड़ी ही दूर गया होगा कि अचानक एक बड़ी सी झाड़ी के पीछे से एक लहीम शहीम मगर नंग धड़ंग आदमी ने, जो इंतहाई मजबूत और ठोस जिस्म का मालिक था, उस पर छलांग लगा दी। छंछंगलू अपने ही ध्यान में आगे बढ़ा चला जा रहा था, इसलिए छलांग लगाने वाले ने बड़ी आसानी से उसे दोनों हाथों में जकड़कर यूं उठा लिया कि छंछंगलू फिजा में हाथ पैर ही मारता रह गया। बगैर इजाजत वादी में दाखिल होने की तुम्हें जुर्रत कैसे हुई? उस आदमी ने इंतहाई करख्त लहजे में पूछा। तुम कौन हो और ये वादी किसकी है? मैं तो सैर करने के लिए आया था, छंछंगलू ने अपने आप पर काबू पाते हुए कहा। ये आग नगरी है, यहाँ के बादशाह आगन की इजाजत के बगैर कोई भी शख्स आग नगरी में दाखिल नहीं हो सकता और जो दाखिल हो जाए उसकी सजा मौत है, उस आदमी ने पहले से ज्यादा करख्त लहजे में कहा। मगर मैं किसी को नुकसान पहुंचाने तो नहीं आया, मैं सिर्फ सैर करने के लिए आया हूँ, छंछंगलू ने जवाब दिया। इसका फैसला बादशाह ही करेगा, उस शख्स ने कहा और फिर वो छंछंगलू को उठाए इंतहाई तेज रफ्तारी से भागता हुआ शाही महल की तरफ बढ़ता चला गया। तुम कौन हो? छंछंगलू ने उससे पूछा। मेरा नाम आठ गूश है और मैं बादशाह सलामत का गुलाम हूँ, उस शख्स ने जवाब दिया। क्या शाही महल में कोई नई लड़की भी आई है? अचानक छंछंगलू ने पूछा। यहाँ लड़कियां तो आती ही रहती हैं, आठ गूश ने जवाब दिया और फिर थोड़ी देर बाद वो शाही महल में दाखिल हो गया। मुख्तलिफ बरामदों और कमरों से गुजरने के बाद वो एक बहुत बड़े हॉलनुमा कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में एक बहुत बड़ा तख्त बिछा हुआ था जिस पर अगन बादशाह गाँव तकिए से पुश्त लगाए बड़े इत्मीनान से बैठा हुआ था। जैसे ही आठ गूश छंछंगलू को उठाए कमरे में दाखिल हुआ, अगन बादशाह चौंक कर सीधा हो गया। कौन है ये आठ गूश? अगन बादशाह ने गौर से छंछंगलू को देखते हुए पूछा। ये अजनबी है, वादी में दाखिल हुआ तो मैं इसे पकड़ लाया हूँ, आठ गूश ने छंछंगलू को बादशाह के सामने जमीन पर खड़ा करते हुए कहा। कौन हो तुम और क्यों आग नगरी में दाखिल हुए हो? अगन बादशाह ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। मेरा नाम छंछंगलू है और मैं तुम्हारे खात्मे के लिए आया हूँ, तुम जालिम हो और जालिम का खात्मा करना मेरा फर्ज है, छंछंगलू ने बड़े बेखौफ लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओह, तुम हो छंछंगलू, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, अगन बादशाह ने चौंक कर कहा। बादशाह, अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो बेहतर है कि तुम जुल्म से तौबा कर लो, वरना याद रखो तुम्हारा इंजाम इंतहाई दर्दनाक होगा, छंछंगलू ने जवाब दिया। मुझे जालिम कहते हो? तुम्हारी ये जुर्रत, मैं तुम्हारी बोटियां उड़ा दूंगा, बादशाह ने गुस्से से चीखते हुए कहा और इसके साथ ही उसने जोर से ताली बजाई। ताली बजाते ही कमरे के बहुत से दरवाजे खुलते चले गए और फिर उनमें से आठ गूश की तरह लहीम शहीम आदमी अंदर दाखिल हुए। वो तादाद में 7 थे। वो सब बादशाह के सामने आकर अदब से झुक गए। नौगूश कहाँ है? उसे बुलाओ फौरन, बादशाह ने चीखते हुए एक आदमी से कहा और फिर इससे पहले कि वो आदमी जवाब देता, नौगूश भी कमरे में आ पहुंचा। नौगूश हाजिर है बादशाह सलामत, नौगूश ने
बादशाह के सामने अदब से झुकते हुए कहा, नौगूश, ये लड़का शामली का साथी है। ये बेहद गुस्ताख और बेअदब है। इसे मैदान में ले जाओ और इसकी बोटियां उड़ा दो। अगन बादशाह ने नौगूश को हुक्म देते हुए कहा, आपके हुक्म की तामील होगी बादशाह सलामत। सुनो अगन बादशाह, अभी भी वक्त है कि तुम जुल्म से तौबा कर लो, वरना बाद में तौबा करने का वक्त भी न मिलेगा। चंचंगलू ने बड़े बावकार लहजे में बादशाह से मुखातिब होते हुए कहा, ले जाओ इस गुस्ताख को और मेरे हुक्म की तामील करो। अगन बादशाह ने गुस्से से चीखते हुए कहा, और फिर 9 गूश के इशारे पर 8 गूश चंचंगलू पर टूट पड़े। चंचंगलू ने अपने आप को छुड़ाने की बेहद कोशिश की, मगर उन 8 की बेपनाह ताकत के सामने भला चंचंगलू की क्या हैसियत थी। उन्होंने चंचंगलू को उठाया और तेज रफ्तारी से महल के बाहर मैदान की तरफ दौड़ पड़े। उनके बाहर जाने पर अगन बादशाह भी तमाशा देखने के लिए उनके पीछे चल पड़ा। शामली को जैसे ही नौगोश ने आग के भड़कते हुए कुएं में फेंका, शामली के मुंह से बेख्तियार चीखें निकल गईं। वो सर के बल आग के शोलों में गिरती चली गई, मगर दूसरे लम्हे उसकी चीखें खुद ब खुद बंद हो गईं, क्योंकि जैसे ही वो आग के करीब पहुंची, आग तेजी से नीचे होती चली गई। और फिर जब शामली कुएं की तह में पहुंची तो आग गायब हो चुकी थी। काफी बुलंदी से गिरने की वजह से शामली का ख्याल था कि उसकी हड्डियां तक सुरमा बन जाएंगी, मगर वो ये देखकर हैरान रह गई कि कुएं की तह में रेशम की तारों का एक मजबूत मगर इंतहाई लचकदार जाल तना हुआ है, और शामली का जिस्म जाल पर गिरने की वजह से चोट लगने से बिल्कुल महफूज रहा। जैसे ही शामली का जिस्म जाल से टकराकर संभला, जाल भी गायब हो गया, और अब शामली कुएं की तह में बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में खड़ी थी। अब उसके सर पर एक बार फिर जाल तन चुका था, और जाल के ऊपर आग के शोले कुएं की सतह तक भड़क रहे थे, जबकि जाल के नीचे आग की हिद्दत तक महसूस न हो रही थी। फिर देखते ही देखते कुएं के कोने खुदरों से मुख्तलिफ रंग और नस्लों की लड़कियां निकल आईं। उन सब ने शामली को घेर लिया। वो तादाद में 100 से भी ज्यादा थीं। हाय अल्लाह, कितनी खूबसूरत और प्यारी लड़की है। उन सब ने शामली को देखकर यकजुबान होकर कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों कैद हो? शामली ने हैरत भरे अंदाज में उनसे पूछा। हमें पुरस्कार बादशाह के गुलाम अगवा करके ले आए हैं, और अब बादशाह हमसे शादी करेगा, चंद लड़कियों ने जवाब देते हुए कहा। फिर इससे पहले कि शामली कोई जवाब देती, अचानक कुएं की शुमाली दीवार में एक दरवाज़ा खुला और लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाला आतिश पुजारी अंदर दाखिल हुआ। उसके अंदर दाखिल होते ही लड़कियों में खलबली सी मच गई और वो तेज़ी से कुएं की दीवारों की तरफ सिमटती चली गईं, जबकि शामली वहीं खड़ी हैरत से उस जवान बूढ़े को देखने लगी। तुम्हारा नाम शामली है? पुजारी ने करीब आकर बड़े करख्त लहजे में कहा। हाँ, मेरा नाम शामली है, मगर तुम कौन हो? शामली ने बड़े संजीदा लहजे में पूछा। लड़की, मैं आग देवता का खास पुजारी आतिश हूँ, मेरे सामने अदब से बात करो। पुजारी ने बड़े करख्त लहजे में कहा। तुम सिर्फ पुजारी हो, जबकि मैं 4-5 रोज बाद मलका बनने वाली हूँ, फिर मैं अदब से बात क्यों करूँ? शामली ने बड़े बेखौफ लहजे में जवाब देते हुए कहा। अब तुम मलका नहीं बन सकती, आग देवता ने तुम्हें अपनी कनीज मुंतखिब कर लिया है। पुजारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कनीज मुंतखिब कर लिया है? मैं समझी नहीं। शामली ने हैरत भरे लहजे में पूछा। हाँ, तुम अब ता जिंदगी आग देवता की कनीज रहोगी। अब बादशाह की मजाल नहीं कि तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखे। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। आतिश पुजारी ने शामली का हाथ पकड़ते हुए कहा। चलो, तुम्हारे आग देवता को भी देख लेती हूँ, शामली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और फिर वह पुजारी के साथ चलती हुई उस दरवाजे में दाखिल हो गई। उसे खुशी इस बात की हुई थी कि वह बादशाह की बीवी बनने से बच गई है। दरवाज़ा पार करते ही वो एक तवील सुरंग में दाखिल हो गई, और फिर काफ़ी देर तक सुरंग में चलने के बाद वो उसके आखिरी हिस्से में पहुंच गई, और यहाँ सीढ़ियाँ ऊपर को जा रही थीं। आतिश पुजारी के साथ चलती हुई शामली सीढ़ियाँ चढ़ती चली गई। सीढ़ियों का इख्तिताम एक कमरे में हुआ, और फिर मुख्तलिफ कमरों से गुजरने के बाद वो आग देवता के कमरे में पहुंच गई। यहाँ आग के बड़े अलाव में आग देवता का लोहे का बुत मौजूद था, जो आग की हिद्दत की वजह से सुरख हो रहा था। लड़की, ये आग देवता है, इसे सजदा करो। आतिश पुजारी ने शामली से मुखातिब होकर कहा। क्या ये आग तुम्हें भी जला सकती है? शामली ने सजदा करने के बजाय सवाल जड़ दिया। आग आग है, जो भी उसके अंदर जाएगा जल जाएगा, मगर तुम ये फजूल सवाल क्यों पूछ रही हो? पुजारी ने गुस्सीले लहजे में कहा। इसलिए पूछ रही हूँ कि कुएं में मौजूद आग ने तो मुझे नहीं जलाया। शामली ने कहा। वो जादू की आग है, जबकि ये असली आग है, पुजारी ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। मगर मुझे नहीं मालूम कि सजदा कैसे किया जाता है। हो सकता है मैं गलत सजदा कर दूं और आग देवता गजबनाक हो जाए, इसलिए बेहतर यही है कि तुम पहले मुझे सजदा करके दिखाओ। शामली ने कुछ सोचकर कहा। भला सजदा करने का कोई नया तरीका होता है, ये देखो, पुजारी ने कहा, और फिर वो आग के सामने सजदे में गिर गया। जैसे ही उसका सर जमीन से लगा, शामली ने बिजली की सी तेजी से झुककर उसकी दोनों टांगें पकड़ लीं और फिर पूरी कुव्वत से उसे उलट दिया, और पुजारी कलाबाजी खाकर सीधा आग के उस खौफनाक अलाव में जा गिरा और उसके हलक से चीखें निकल गईं
उसने आग से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर आग के जबरदस्त अलाव ने उसे लम्हों में ही जलाकर राख कर दिया और पुजारी की चीखें मध्यम पड़ती चली गईं। शामली आग के अलाव के सामने खड़ी बड़े इत्मीनान से पुजारी को जलता देखती रही। जब उसे यकीन हो गया कि पुजारी जलकर राख में तब्दील हो चुका है, तो उसने मंदिर में घूम फिरकर उसकी तलाशी लेनी शुरू कर दी। उस अलाव वाले कमरे से हटकर 3-4 कमरे और थे। उनमें से एक कमरे में उस पुजारी का बिस्तर और कपड़े मौजूद थे। वहां एक अलमारी में उसे आग का गोला पड़ा हुआ नजर आया। उसने गोले को जैसे ही उठाया, उसमें से आग की लपटें निकलने लगीं। शामली, तुमने बड़ी चालाकी से सैकड़ों सालों से जिंदा पुजारी को जलाकर राख कर दिया है और अब यहाँ के रिवाज के मुताबिक तुम ही आग देवता की पुजारन बन गई हो। गोले में से आवाज निकली, मेरे इख्तियारात क्या होंगे आग के गोले? शामली ने अपने आप पर काबू पाते हुए कहा, तुम बादशाह से ज्यादा बाइख्तियार हो, मगर तुम बादशाह का खात्मा नहीं कर सकती। बादशाह आग नगरी के साथ ही खत्म हो सकता है और आग नगरी का राज उस खोपड़ी में है जो बादशाह के महल में छुपी हुई है। आग के गोले ने जवाब दिया, क्या गोशों को मैं बादशाह का हुक्म मानने से रोक सकती हूँ? शामली ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ, गोश तुम्हारे हुक्म पर बादशाह का हुक्म मानने से इनकार कर सकती हैं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? शामली ने पूछा। कुछ नहीं, बस तुम मुझे हाथ में पकड़कर जो हुक्म दोगी वो गोशों तक पहुंच जाएगा। अगर तुम देखना चाहती हो कि इस वक्त गोश क्या कर रही हैं, तो आग देवता का नाम लेकर मुझ पर फूंक मारो, मंजर तुम्हें दिखाई देगा, आग के गोले ने कहा। और शामली ने आग देवता का नाम लेकर गोले पर फूंक मारी। दूसरे लम्हे गोले पर एक मंजर उभर आया और शामली ये देखकर चौंक पड़ी कि एक बहुत बड़े मैदान में सारे गोश छनछंगलू के गिर्द घेरा डाले खड़े थे। एक तरफ बादशाह भी खड़ा था। गोशों के हाथों में चमकदार खंजर मौजूद थे और वो किसी भी लम्हे दरमियान में खड़े छनछंगलू पर झपटने वाले थे। खबरदार, मैं आग देवता की पुजारन शामली तमाम गोशों को ये हुक्म देती हूँ कि बादशाह को हुक्म मानने से इनकार कर दो और मेरा हुक्म मानो, शामली ने चीख कर कहा। और दूसरे लम्हे उसने छनछंगलू पर झपटते हुए गोशों को ठिठक कर रुकते हुए देखा। बादशाह भी चौंक पड़ा था। खंजर फेंक दो और बादशाह को रस्सियों से जकड़ दो, शामली ने एक और हुक्म दिया और गोशों ने इंतहाई फुर्ती से उसके हुक्म की तामील की। उन्होंने खंजर फेंक दिए और फिर वह सब तेजी से बादशाह को पकड़ने दौड़ पड़े। बादशाह ने उन्हें अपनी तरफ झपटते देखा तो वो मुड़कर तेजी से महल के अंदर की तरफ भागा। फिर गोले पर मंजर बदलता चला गया। सारे गोश बादशाह के पीछे भाग रहे थे और फिर जैसे ही बादशाह अपने कमरे खास में दाखिल हुआ, गोशों ने उसे झपट लिया। उन्होंने इंतहाई फुर्ती से उसे जमीन पर गिरा दिया और फिर 9 गोश ने एक अलमारी में से रस्सी निकालकर बादशाह को उसकी बड़ी कुर्सी पर बिठाकर रस्सियों से जकड़ दिया। मैं आग नगरी का बादशाह हूँ, मेरा हुक्म मानो, बादशाह ने गुस्से से चीखते हुए कहा। मगर 9 गोश उसे बांधने के बाद बड़े इत्मीनान से खड़े हो गए। छनछंगलू भी उस कमरे खास में दाखिल होकर बड़े हैरत भरे अंदाज में यह सब कार्रवाई देख रहा था। 9 गोश, शामली ने 9 गोश से मुखातिब होकर कहा, हुक्म पुजारन खास। 9 गोश ने रुकू के बल झुकते हुए कहा, फौरन मंदिर पहुंचो और मुझे वहां से लेकर महल में वापस आओ और बाकी गोश वहीं रहें और बादशाह को आज़ाद न होने दें, शामली ने कहा। जो हुक्म पुजारन, 9 गोश समेत सब गोशों ने जवाब दिया और फिर 9 गोश तेजी से मुड़ा और कमरे से बाहर निकलता चला गया। शामली गोले में सारा मंजर देख रही थी। 9 गोश अब बिजली किसी तेज रफ्तारी से भागता हुआ मंदिर की तरफ बढ़ा चला रहा था। थोड़ी देर बाद वह मंदिर में दाखिल हुआ और फिर शामली के सामने आकर अदब से झुक गया। मुझे अपने कंधे पर बिठाकर महल में ले चलो, शामली ने कहा और 9 गोश ने झुककर शामली को उठाया और अपने कंधे पर बिठा लिया और वापस महल की तरफ दौड़ने लगा। शामली के हाथ में आग का गोला मौजूद था। थोड़ी देर बाद वो शामली को उठाए महल के उस कमरे खास तक पहुंच गया जहां छनछंगलू भी मौजूद था और बादशाह भी रस्सियों से जकड़ा हुआ था। ये तुम पुजारन कैसे बन गई शामली? छनछंगलू ने शामली से मुखातिब होकर कहा। मैंने पुजारी को उठाकर आग के अलाव में डाल दिया और रिवाज के मुताबिक पुजारन बन गई, मगर अब बादशाह का खात्मा उसी वक्त हो सकता है जब वो खोपड़ी हासिल कर ली जाए, शामली ने जवाब देते हुए कहा। तुम वो खोपड़ी हासिल नहीं कर सकती और तुम धोखे से पुजारन बनी हो। आग देवता का गजब जल्द ही तुम पर टूट पड़ेगा, बादशाह ने गुस्से से चीखते हुए कहा। आग के गोले, मुझे बताओ कि वो खोपड़ी कहाँ है? शामली ने बादशाह की बात का जवाब देने के बजाय गोले से मुखातिब होकर कहा। पुजारन, वो खोपड़ी इसी महल के खुफिया तहखाने में मौजूद है। उस खुफिया तहखाने का रास्ता इसी कमरे की शुमाली दीवार की जड़ में है, मगर उस तहखाने में कोई इंसान दाखिल नहीं हो सकता, गोले ने जवाब दिया। शामली से पूछो, इंसान दाखिल नहीं हो सकता, कोई जानवर तो दाखिल हो सकता है? छनछंगलू ने फौरन ही शामली से मुखातिब होकर पूछा। बताओ गोले, क्या उस तहखाने में कोई जानवर दाखिल हो सकता है? शामली ने गोले से मुखातिब होकर पूछा। हाँ पुजारन, तहखाने में दाखिला सिर्फ इंसान का ममनू है, जानवर उसमें दाखिल हो सकता है, गोले ने जवाब दिया। ओह, फिर तो ये काम पंगलू बंदर आसानी से कर सकता है, मगर वो ना जाने इस वक्त कहाँ है, छनछंगलू ने कहा। मैं हाजिर हूँ छनछंगलू, अचानक पंगलू बंदर की आवाज़ पुश्त पर सुनाई दी
और छनछंगलू और शामली चौंक कर मुड़े तो उन्होंने देखा कि पंगलू बंदर उनकी पुश्त पर मौजूद था। मैंने सारा महल छान मारा है छनछंगलू, मगर वो खोपड़ी मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। पंगलू बंदर ने शर्मिंदा लहजे में कहा, कोई बात नहीं, तुम वक्त पर आ गए हो। छनछंगलू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शामली गोले से पूछो कि तय खाने का रास्ता कैसे खुलेगा। छनछंगलू ने शामली से मुखातिब होकर कहा और फिर यही सवाल शामली ने गोले से कर दिया। पुजारन, उस तय खाने का रास्ता सिर्फ बादशाह को मालूम है, वही बता सकता है, गोले ने जवाब दिया। और मैं किसी कीमत पर तय खाने का रास्ता नहीं बताऊंगा। बस तुम्हारे साथ मैं सिर्फ यही रियायत कर सकता हूँ कि तुम्हें जिंदा सलामत आग नगरी से बाहर भेज दूं। बादशाह ने बड़े मगरूराना अंदाज में कहा, तुम तो क्या, तुम्हारा बाप भी रास्ता बताएगा। छनछंगलू ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं हरगिज नहीं बताऊंगा, ये मेरा फैसला है। बादशाह ने सर हिलाते हुए कहा, पंगलू, अब ये तुम्हारा काम है कि बादशाह से उस तय खाने का रास्ता पूछो और फिर तय खाने में दाखिल होकर वो खोपड़ी ले आओ। छनछंगलू ने पंगलू बंदर से मुखातिब होकर कहा, अभी लो छनछंगलू। पंगलू ने जवाब दिया और फिर वो उछलकर बादशाह के कंधे पर सवार हो गया। उसने बादशाह के कंधे पर बैठकर बड़ी बेदर्दी से उसकी बड़ी बड़ी मूंछों को नोचना शुरू कर दिया। वह मूंछ के 2-3 बाल पंजे में पकड़ता और फिर एक झटके से उन्हें नोच लेता और बादशाह के हलक से बेख्तियार चीखें निकल जाती। पंगलू बंदर बड़े इत्मीनान से अपने शुगल में मसरूफ था। ठहरो ठहरो, बताता हूँ, बादशाह ने तकलीफ से बेचैन होकर कहा और पंगलू ने अपना हाथ रोक लिया। शुमाली दीवार के आखिरी कोने में एक ईंट उभरी हुई है, उस पर पैर मारो तो तय खाने का रास्ता खुल जाएगा, बादशाह ने जवाब दिया। और छनछंगलू ने झपट कर वो ईंट ढूंढी और फिर उस पर पैर मारते ही दीवार दरमियान से हटती चली गई। अब वहां नीचे तय खाने में जाती हुई सीढ़ियां साफ नजर आ रही थीं। रास्ता बनते ही पंगलू बंदर बादशाह के कंधे से उतरा और फिर तेजी से उतरता चला गया। अंदर कमरे में एक अलमारी रखी हुई थी जिसके एक खाने में वो खोपड़ी मौजूद थी। पंगलू ने लपक कर वो खोपड़ी उठाई और फिर सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर कमरे में पहुंच गया और उसने वो खोपड़ी छनछंगलू के हाथ में दे दी। अभी छनछंगलू ने खोपड़ी को हाथ में पकड़ा ही था कि अचानक सारे गोश्त छनछंगलू से वो खोपड़ी छीनने के लिए झपट पड़े, मगर छनछंगलू ने झुकाई देकर उसका वार बचाया और फिर वो कमरे में गोश्तों से बचने के लिए इधर उधर दौड़ने लगा। मगर गोश्त तो जैसे पागल हो गए थे। रुक जाओ, मैं पुजारन तुम्हें हुक्म देती हूँ कि रुक जाओ, शामली ने चीख कर कहा। नहीं, ये नहीं रुक सकते, ये खोपड़ी हर कीमत पर हासिल करेंगे, ये इनकी फितरत में शामिल है, और अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, अचानक बादशाह ने कहकहा लगाते हुए कहा। उधर छनछंगलू झुकाई देकर बार बार गोशों के पंजे से निकल जाता था, मगर उसे महसूस हो रहा था कि अब वो ज्यादा देर उनसे नहीं बच सकता। उसने दौड़ते दौड़ते इंतहाई फुर्ती से खोपड़ी की नाक के सुराख में उंगली डाली और फिर जैसे ही उसकी उंगली गले में लटकती हुई जंजीर से टकराई, उसने इंतहाई फुर्ती से एक झटका दिया और जंजीर टूट गई। जंजीर के टूटते ही यह खौफनाक धमाका हुआ और हर तरफ धुआं ही धुआं छा गया। खोपड़ी भी गायब हो चुकी थी और यूं लगता था कि जैसे वह धुएं के समुद्र में गर्क हो गई हों। छनछंगलू, अचानक शामली ने चीख कर कहा। मैं मौजूद हूँ शामली, छनछंगलू ने जवाब दिया। वो गोला भी गायब हो गया है, शामली ने चीखते हुए कहा। कोई बात नहीं, मेरे ख्याल में सब कुछ ही गायब हो गया है, छनछंगलू ने बड़े मुतमईन अंदाज में जवाब देते हुए कहा। धुआं आहिस्ता आहिस्ता छटता चला गया और जब धुआं गायब हुआ तो वहां अब ना महल था, ना मंदिर और ना ही वो शहर। हर तरफ वादी की जमीन फैली हुई थी। शामली, छनछंगलू और पंगलू बंदर के अलावा सब कुछ गायब हो चुका था। फिर उन्हें दूर से आग के कुएं में कैद लड़कियां दिखाई दी जो हैरत से इर्द गिर्द देख रही थीं। थोड़ी देर बाद वो उनके पास दौड़कर आ गईं। ये सब कैसे हो गया? लड़कियों ने बेख्तियार होकर पूछा। ये सब कुछ शामली की हिम्मत की वजह से हुआ है, छनछंगलू ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं छनछंगलू, आखिर में खोपड़ी का तिलिस्म तोड़ने में तुमने हिम्मत की है, और सच पूछो तो अगर पंगलू ना होता तो हम खोपड़ी ही ना हासिल कर सकते, शामली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बहरहाल मुझे खुशी है कि जालिम खत्म हो गया, अब मेरी सलाहियतें भी वापस आ गई हैं, छनछंगलू ने जवाब दिया। और फिर उन्होंने लड़कियों से उनके घरों के पते पूछे और शामली ने अपने जादू के जोर से उन सबको चंद ही लम्हों में उनके घरों तक पहुंचा दिया। अब क्या करना है छनछंगलू? ये जालिम तो खत्म हुआ, शामली ने छनछंगलू का हाथ पकड़ते हुए कहा। करना क्या है? किसी और जालिम को तलाश करते हैं, हमारी तो जिंदगी का मकसद ही जुल्म का खात्मा करना है, छनछंगलू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब तो मुझे साथ ले जाने में ना घबराओगे? शामली ने संजीदा होकर पूछा। अरे नहीं शामली, अब तो तुम हमारी पक्की साथी बन गई हो, छनछंगलू ने जवाब दिया और शामली बेख्तियार हंस पड़ी।